तो आज बहुत ही ब्रीफ में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के कुछ सामान्य जो सिद्धांत हैं उनको देखते हैं और उसका विस्तार नहीं जाता है, समय कम है। हाँ ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग एक्स्ट्राडिशन से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ मामूली बातें उनको देख लीजिए। सिंपल कि जब इंटरनेशनल लॉ देखने जाएं तो सबसे पहले देख लीजिए फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो आप सबको मालूम है, ग्रोशियस। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है? ग्रोशियस है। ग्रोशियस फादर ऑफ इंटरनेशनल, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कौन है? ग्रोशियस है। और ग्रोशियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को ट्रू लॉ, वास्तविक विधि माना है। उसी तरीके से एक चीज़ और देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में जो और विद्वान हैं अपने विचार क्या रखते हैं। बहुत से लोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शन का अभाव देखते हैं, इसलिए उसे कमजोर विधि के रूप में देखते हैं। इसलिए स्टार्क जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ यानी कमजोर विधि मानते हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, तो स्टार के अनुसार। उसी तरीके से अगर आप देखें पॉजिटिव मोरालिटी, सकारात्मक नैतिकता, सकारात्मक नैतिकता। अब पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता यानी पॉजिटिव मोरालिटी कौन कहता है? तो ऑस्टिन, याद रखिए, ऑस्टिन के अनुसार इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? पॉजिटिव मोरालिटी। फिर एक हॉलैंड का नाम मत भूलिए, प्रोफेसर हॉलैंड। आपने इनको वहां पे पढ़ा था ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जहां उन्होंने कहा था कि फॉर्मल साइंस है। यहाँ पर याद रखिए, ये इंटरनेशनल लॉ कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ क्या है? वैनिशिंग पॉइंट है, लुप्त प्राय बिंदु है। तो वैनिशिंग पॉइंट से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, या लुप्त प्राय बिंदु, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, इसके बारे में क्या विचार हैं। तो इंटरनेशनलाइज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ, तो वैनिशिंग पॉइंट से आप हॉलैंड को पकड़ सकते हैं। तो ये सामान्य चीज़ें, इतनी शुरुआत देख लीजिए और हम लोग सीधे चलते हैं एक्स्ट्राडिशन के चैप्टर पर। और उससे पहले आपको दो बेसिक्स बता दें आपको, जो इसमें कुछ लैटिन टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ट्रीटी के संबंध में। जैसे कि एक वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, पैक्टा टेरसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट। ये एक मैक्सिम है, यूज़ की गई है मैक्सिम की शक्ल में। पैक्टा टेरसिस नेक नोसेंट नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, इसकी मीनिंग पूछने को आ जाती है। तो जितने लोग आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दीजिए। सिंपल देख लीजिए कि वीना कन्वेंशन जो हुआ है 1969 का, इसका जो आर्टिकल है इसमें 34 से लेकर 38 तक में पैक्टा टेरसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट को बताया गया। लेकिन क्या है, इसको बहुत टिपिकल देखेंगे तो कठिन लगेगा। आप सीधे देखिए, आपने लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और ये सब जो मैक्सिम ये जो यूज़ की जा रही है, ये ट्रीटी के संबंध यानी संधि के संबंध में यूज़ की गई है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी आपने पढ़ी थी, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत। तो उसका सीधा था कि स्ट्रेंजर कैन नॉट एंटर इनटू द शूज ऑफ द पार्टीज। ठीक, आप इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर दीजिए कि जो संधि के पक्षकार हैं वे ही संधि को लागू करा सकते हैं, सीधी बात। अन्य कोई व्यक्ति कैसे लागू करा सकता है? तो जो जनरल प्रिंसिपल जो म्युनिसिपल लॉ में आप देख रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, तो इसको समझने के लिए इसकी मीनिंग ही यही है कि जो संधि का पक्षकार नहीं है वो कैसे संधि को लागू कराए, यानी जो संधियां हैं उनके पक्षकारों को ही लागू होती हैं। तो क्या हुआ, पैक्टा टेरसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, इसको याद करने का तरीका क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ लीजिए और इसको साधारणता पढ़ लीजिए, तो आपका एक मैक्सिम तैयार हो जाएगी।
पैक्टा, पैक्टा माने संधि होती है, पैक्टा पैक करना, टेरेसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए एक दूसरी ट्रीटी से रिलेटेड मैक्सिम है, उसे आपको बताते हैं, नोट कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सिद्धांत के हिसाब से याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान पड़ेगा। रिबस सिक स्टैंटिबस, रिबस सिक स्टैंटिबस, रिबस सिक स्टैंटिबस, ये एक मैक्सिम यूज की जाती है। तो बस को फिर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे याद रखिए, आपको पढ़ा हुआ है। सेक्शन 56 आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, संविदा विध में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1872 वाले एक्ट में। तो 56 में क्या लिखा था? इम्पॉसिबिलिटी, असंभव था। तो बस यहाँ देखिए, जहाँ संविदा के पक्षकार किसी परिवर्तित परिस्थितियों के कारण संविदा का पालन नहीं कर सकते हैं तो उससे डिस्चार्ज हो जाते हैं। बस उसी प्रिंसिपल को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए ट्रीटी के मामले में, जहाँ ट्रीटी की गई है और परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जो परिवर्तित हो गई, अतः अब उनका पालन नहीं किया जाता है, तो संविदा के जैसे पक्षकार संविदा के मामले में डिस्चार्ज जाते रहे, ठीक उसी प्रकार से ट्रीटीज के जो पक्षकार हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आप उसके साथ जोड़ के पढ़ लीजिए, बिल्कुल सीधा याद हो जाएगा, वरना ऐसा टिपिकल लगता है। तो रिबस सिक स्टैंटिबस आपने सेक्शन 56 को देखिए, और जो पहली वाली देखी थी पैक्टा टेरेसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, इसके साथ में इसका वीना कन्वेंशन का तो आर्टिकल आपने देख ही लिया है, साथ में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ लीजिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्रिविटी थी, गुप्तता का सिद्धांत, उसके साथ जोड़ लीजिए, तो दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है। और एक ये रह गया था जस्ट कोजेंस, इसको भी बहुत बार पूछा जाता है कि जस्ट कोजेंस क्या है। तो ट्रीटी के मैटर में यह है कि जैसे कि ये इनके कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के मान्य अलंघनीय सिद्धांत जिनका पालन किया जाना आवश्यक है, इनके विरोध में कोई आप ट्रीटी नहीं कर सकते हैं। इनके विरोध क्यों? ये अंतर्राष्ट्रीय के मान्य सिद्धांत हैं, जब ट्रीटी करेंगे तो इनके विपरीत जाकर नहीं कर सकते हैं। वीना कन्वेंशन के आर्टिकल 53 में इसका आधार बताया गया है। तो जस्ट कोजेंस अलंघनीय नियम अंतर्राष्ट्रीय विधि के, जिन्हें आप उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी इसे कहते हैं सर्वथा पालनीय नियम। इसकी हिंदी बड़ी अच्छी है, सर्वथा पालनीय नियम, यानी इनका आप वायलेशन कर ही नहीं सकते। तो ये तीनों चीजें हो गई, पैक्टा टेरेसिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, रिबस सिक स्टैंटिबस एंड जस्ट कोजेंस, तीनों आप इसको देख लीजिए और आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक्स्ट्राडिशन पर आ जाते हैं। तो देखिए एक्स्ट्राडिशन सिंपल, बहुत आसान समझ लीजिए, कहानी की तरह बिल्कुल। एक व्यक्ति एक मान लीजिए इंडिया की टेरिटरी में है और यहाँ से कोई ऑफेंस करे और उसके बाद निकल गया। अब मान लीजिए वो ब्रिटिश पहुँच गया, इंग्लैंड पहुँच गया, ब्रिटेन पहुँच गया, तो अब अपराध उसने यहाँ किया है और दूसरे के स्टेट में वो पहुँच गया। तो सामान्यतः हर स्टेट अपनी टेरिटरी में सॉवरेन है, तो दूसरे की टेरिटरी में या उस पर प्रभाव कैसे डालेगी? एक्स्ट्रा टेरिटरी इफेक्ट के लिए। तो इसके लिए सामान्यतः जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहती है प्रत्यर्पण कर दिया उस जो स्टेट में गया है वो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर तो उसने अपराध तो किया ही नहीं, किया तो स्टेट में है, यहाँ पर वो तो असाइलम में है, यहाँ उसने क्या कर लिया? शरण ले लिया। यहाँ के लिए तो शरणार्थी हो, शरण में आ गया, तो वह यहाँ पर उसे भेजे कि ना भेजे किस पर निर्भर करता होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो जब कोई व्यक्ति कोई अपराध इस देश में करता है, कहीं दूसरे देश में जहाँ पाया गया है वहाँ से अगर से सौंप दिया जाए उस पुनः उस को, इस प्रक्रिया को सरल भाषा में हम कहते हैं प्रत्यर्पण करना या एक्स्ट्राडिशन। इसे स्टार्क बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि जहाँ पर शरण समाप्त होती है, असाइलम जहाँ पर खत्म होता है, वहीं पर एक्स्ट्राडिशन शुरू हो जाता है।
स्टार की बड़ी खासियत है, इनकी जो भी परिभाषाएं होंगी इसी प्रकार की होती है कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी कहीं कोई चीज़ खत्म होगी, इस तरह से जोड़ते हैं, या जहाँ कोई चीज़ खत्म होगी तो दूसरी चीज़ वहाँ से शुरू होना जोड़ते हैं। जैसे कहेंगे ये कभी कभी जहाँ यूजेस खत्म होगी वहाँ से प्रथा शुरू हो जाएगी, तो स्टार की खासियत है। तो स्टार कहते हैं कि जहाँ पर एसाइलम, यानी एसाइलम आपने खत्म की, शरण छोड़ी, वैसे आपने सौंप दिया तो वहाँ प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन शुरू हो गया। ये स्टार का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। दूसरा, एसाइलम के साथ में आपको याद रखना, इसके साथ में आपको याद रखना है कि एक्स्ट्राडिशन जो है जब यहाँ से वापस लाया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़, इन दोनों स्टेट्स के बीच में जहाँ पर भी कराना हो आपको एक्स्ट्राडिशन, दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रीटीज, समझौता अवश्य होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब इसके लिए कुछ खासियत है कि ये व्यक्ति यहाँ अगर पहुँच गया है ए, तो इसका अगर मान लिया ट्रीटीज हैं तो अब सौंपा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। इसमें प्रमुख वाद हैं और कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए। तो यह व्यक्ति अगर पॉलिटिकल ऑफेंडर है, मान लीजिए व्यक्ति पॉलिटिकल ऑफेंडर है, राजनैतिक अपराधी है, अगर यह व्यक्ति राजनैतिक अपराधी है तब कहते हैं कि राजनैतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जा सकता। पहला सिद्धांत पूछा जाए किसका किया जा सकता है या किसका नहीं किया जा सकता है, तो पहली चीज, राजनैतिक अपराधी जो होते हैं उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। तो इस संबंध में आपको दो प्रमुख केस दिखाई पड़ जाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहला दिखेगा री कैस्टियोनी, री कैस्टियोनी केस। इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। और एक दूसरा केस है इसके बाद, रिम्यूनियर केस, रिम्यूनियर के केस में यह भी परिभाषित किया गया कि कौन राजनीतिक अपराधी है, और दूसरी चीज जब ये परिभाषित कर दिया है कौन राजनीतिक अपराधी है तो उसका भी प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। तो दो प्रमुख वाद हैं कि पॉलिटिकल ऑफेंडर को एक्स्ट्राडिशन में नहीं सौंपा जा सकता है, और पॉलिटिकल ऑफेंडर संबंधित दो केस है। तो पहला केस है री कैस्टियोनी और दूसरा री म्यूनियर। इसमें परिभाषित भी किया गया है कि कौन व्यक्ति राजनीतिक अपराधी होते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब किनका और किसका नहीं हो सकता है, कहते हैं मिलिट्री क्रिमिनल्स, सैनिक अपराधी, जो मिलिट्री क्रिमिनल्स हैं उनका भी प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है। तो पहले पॉलिटिकल ऑफेंडर का नहीं हो सकता था, नंबर 1, दो केस थे, री कैस्टियोनी और री म्यूनियर। दूसरा, मिलिट्री जो क्रिमिनल्स हैं उनका भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, रिलीजियस, जो धार्मिक अपराधों से संबंधित व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, उनका भी प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। तो 3 कैटेगरी आ गई। ट्रीटीज होनी चाहिए, तब हो गई ट्रीटीज, तो उसके बाद भी पॉलिटिकल ऑफेंडर को नहीं देंगे, मिलिट्री क्रिमिनल्स को नहीं सौंपेंगे, जो रिलीजियस धार्मिक अपराध संबंधित व्यक्ति होंगे उनको भी हम एक्स्ट्राडिशन नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके पश्चात कुछ लीगल कंडीशंस भी हैं। अब इंटरनेशनल में लीगल कंडीशन ना बोलकर उसकी जगह पर अगर आप बोलिए कि ये प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अब 2 रूल आ जाएंगे आपके पास, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई को नहीं देंगे, उसके बाद 2 रूल अप्लाई कर लीजिए। रूल ऑफ स्पेशलिटी, विशेषता का नियम, विशेषता का नियम। ठीक,
इस पर केस का नाम बताइए क्या है, यूएस वर्सेस राउशर। क्या है, आर ए यू एस एच ई आर, यूएस वर्सेस राउशर। तो विशेषता नियम क्या हमने बताया था, बताइए इसमें क्या था, रूल ऑफ स्पेशलिटी में क्या चीज होनी चाहिए, रूल ऑफ स्पेशलिटी किस विशेषता का नियम क्या बताता है कि जो कार्य अपराध आपने यहाँ ए जो थे अपराध करके बी स्टेट में गए हुए हैं और जिस अपराध के लिए गए हैं, जिसे मान लिए ये मर्डर के लिए गए हुए, तो अब इनको जब सौंपा जाएगा यहाँ पर तो इनके लिए जो भी ट्रायल होगा, जो भी विचारण होगा, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया जा रहा है वो मर्डर के लिए ही होना चाहिए, अन्य किसी अपराध के लिए नहीं होना चाहिए। ये विशेषता का नियम है। यानी जिस अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण किया जा रहा है उसी से संबंधित कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं होगा, अन्य किसी मामले के लिए नहीं किया जा सके। इसे कहते हैं विशेषता का नियम। ठीक, क्लियर है भाई। यहाँ पर देख लिया मर्डर के लिए करके यहाँ से आए हुए, अब यहाँ लौट के जाए इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह और कई मुकदमे लगाइए, कहने जिसके लिए हुआ है आप उसके लिए करिए, सामान्य था। उसके बाद में केस लॉ से बहुत डेवलप हुआ है ये सब। दूसरा रूल है, दूसरा जो रूल जो आया था यूएस वर्सेस राउशर वाला, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है। दूसरा वाला रूल आया है डबल क्रिमिनलिटी वाला। तो जो डबल क्रिमिनलिटी, दोहरी आपराधिकता, इसका केवल मतलब यह है कि वो जो अपराध है जो ए ने किया है इस स्टेट में, वाई स्टेट में, और ये बी स्टेट में चला गया है, तो ये जो ए ने जो वाई स्टेट में जो अपराध किया है वो इस स्टेट में भी वो कार्य ऑफेंस होना चाहिए। यानी आपने जो अपराध यहाँ किया है, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध किया है जैसे चोरी इत्यादि, कोई XYZ, अगर जहाँ आप चले गए हैं दूसरे स्टेट में, अगर वहाँ पर वो कार्य जो आपने चोरी की है वहाँ पर अपराध है तब तो आपको उसके लिए सौंपेंगे, अन्यथा नहीं सौंपेंगे। तो ये दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत, यानी दोनों ही जगहों पे वो कार्य अपराध होना चाहिए। तो इसको देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और रह गई है, थोड़ा सा देख लें। असाइलम पे जो बताया था मैंने कि इसका कनेक्शन है कि जहाँ असाइलम खत्म होगा वहाँ एक्स्ट्राडिशन शुरू होगा। तो जो असाइलम होता है ये जो है शरण कहलाता है। इसको दो तरह का होता है। कभी जब पूछते असाइलम कितने तरह का है तो दो तरह का है। एक कहलाता है आपका टेरिटोरियल असाइलम और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। और इस पर एक केस याद रख लीजिएगा कि जिसे असाइलम केस के नाम से भी जानते हैं। उस केस का नाम है, ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा, कोलंबिया। कोलंबिया वर्सेस पेरू। कोलंबिया वर्सेस पेरू असाइलम केस के नाम से मशहूर है। अगर असाइलम केस क्या है पूछा जाए, असाइलम केस का नाम क्या है कि इनमें से कौन सा असाइलम केस है, तो कोलंबिया वर्सेस पेरू जो है असाइलम केस के नाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें असाइलम के तत्वों के बारे में काफ़ी, असाइलम दो ही तरह से दिखाई पड़ेगा, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। और जहाँ असाइलम खत्म होगा वहाँ एक्स्ट्राडिशन शुरू हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में रिकॉग्निशन को देखा जाएगा।